वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 10 चैप्टर दैट इज रेबल्स एंड द राज को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो इस चैप्टर का वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें हम लोग इस पूरे ही चैप्टर को बहुत ही इजी एंड शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आप लोगों के इस चैप्टर के रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बट अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का डिटेल एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं। सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नाम है रेबल्स एंड द राज। सो इस चैप्टर में हम लोग 1857 के रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। सो 1857 का रिवॉल्ट पहला मेजर रिवॉल्ट था, एक बहुत ही बड़ा विद्रोह था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो इस चैप्टर में हम लोग उन सारे रेबल्स पीपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। रेबल पीपल ऐसे लोगों को कहा गया है जिन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट किया था। सो इस चैप्टर में हम लोग उन सारे रेबल्स पीपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे 1857 के रिवॉल्ट में। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ आपकी क्लास 12 हिस्ट्री एग्जाम के लिए बल्कि फ्यूचर में भी ये चैप्टर आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो नाउ अब हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें बता रखा है अबाउट द बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट। सो ये जो रिवॉल्ट था 1857 का ये जो विद्रोह था, सो आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब से हुआ था। सो 10 मई 1857 में मेरठ के कैंटोनमेंट में रहने वाले जो सिपाहीज थे, सो उनके द्वारा एक म्यूटिनी को लॉन्च किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स। सो कैंटोनमेंट का मतलब ये सारे कैंप्स होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, एंड सिपाहीज यहाँ पे बेसिकली इंडियन सोल्जर्स को कहा गया है जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे। सो मेरठ में सोल्जर्स का या फिर सिपाहीज का जो कैंटोनमेंट था, सो वहाँ पे कुछ सिपाहीज के द्वारा एक म्यूटिनी को लॉन्च किया गया, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एक विद्रोह किया गया 10 मई 1857 में। एंड उसके बाद टाउन एंड आसपास के विलेजेस में रहने वाले जो ऑर्डिनरी पीपल थे, सो उन्होंने भी सिपाहीज को ज्वाइन किया। सो ये जो विद्रोह था ये एक म्यूटिनी के रूप में इमर्ज हुआ था, बट धीरे धीरे ये एक रेबेलियन बन गया क्योंकि जो कॉमन पीपल थे उन्होंने भी सिपाहीज को ज्वाइन कर लिया, उन्होंने भी इस म्यूटिनी को ज्वाइन कर लिया। सो आखिर म्यूटिनी के दौरान सिपाहीज कर क्या रहे थे। सो सबसे पहले सिपाहीज के द्वारा बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर कर लिया गया। सो बेल ऑफ आर्म्स बेसिकली उस स्टोर रूम को कहा गया है जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने वेपन्स को रखा करते थे। सो सिपाही सबसे पहले वेपन्स को कैप्चर कर रहे थे एंड उसके बाद वाइट पीपल को अटैक कर रहे थे, उसके बाद वाइट पीपल के बंगलोज एंड प्रॉपर्टी को बर्न कर रहे थे, एंड फिर जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे जैसे कि रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस एंड ट्रेजरी, सो इन सारे ही गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और प्लंडर कर रहे थे, यानी कि लूट रहे थे। एंड मेरठ से दिल्ली तक कनेक्ट होने वाला जो टेलीग्राफ लाइन था, सो उसको भी सिपाहीज के द्वारा कट कर दिया गया था। सो 10 में 1857 में हमें ये सब कुछ देखने को मिला, एक म्यूटिनी देखने को मिला मेरठ में जो कि कुछ सिपाहीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड उसके जस्ट नेक्स्ट डे में यानी कि 11 मई में कुछ सिपाहीज दिल्ली जाते हैं और रेड फोर्ट के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि वो बहादुर शाह सेकंड को परसुएड कर सके, उनको मना सके कि ये जो हमने एक रेबेलियन को स्टार्ट किया है, ये जो रिवॉल्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, सो इस रिवॉल्ट को बहादुर शाह सेकंड लीड करे। एंड इसका रीज़न क्या था, यानी कि आखिर सिपाहीज के द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इस म्यूटिनी को क्यों लॉन्च किया गया था। सो इसका जो इमीडिएट रीज़न था वो ये था कि इंग्लिश मैन के द्वारा सिपाहीज को ऐसे बुलेट्स को दांतों से बाइट करने के लिए कहा गया था जिन सारे बुलेट्स के ऊपर काउ एंड पिग के फैट यानी कि उनके चर्बी का इस्तेमाल किया गया था कोटिंग करने के लिए। सो हिंदू रिलीजन में काउ को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है एंड मुस्लिम रिलीजन में पिग को अपवित्र माना जाता है। सो जितने भी हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज थे, अगर वो अपने दांतों से इन सारे बुलेट्स को बाइट करते हैं तो इससे उनका जो रिलीजन था वो करप्ट हो जाता। सो इसी वजह से सिपाहीज के द्वारा एक म्यूटिनी को लॉन्च किया जाता है। एंड जब वो ये सारी बातें बहादुर शाह सेकंड को कहते हैं,
सो एट लास्ट बहादुर शाह सेकेंड भी राजी हो जाते हैं इस रिवॉल्ट को लीड करने के लिए, एंड वो भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर बन जाते हैं 1857 की रिवॉल्ट की। सो इंट्रोडक्शन में हमें रिवॉल्ट की बिगिनिंग यानी कि शुरुआत के बारे में बता रखा है। सो नाउ अब हम लोग इस पूरे ही चैप्टर में रिवॉल्ट की पूरी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, रिवॉल्ट के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड साथ ही साथ उन सारे रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट होता है। सो नाउ इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द पैटर्न ऑफ द रेबेलियन। सो इस टॉपिक में हमें बता रखा है अबाउट हाउ द म्यूटिनीज बिगिन। सो सिपॉयज के द्वारा जब भी म्यूटिनी को लॉन्च किया जाता था, जब भी विद्रोह किया जाता था, सो आखिर वो लोग विद्रोह की शुरुआत किस तरीके से करते थे। सो जब भी सिपॉयज अपनी म्यूटिनी को लॉन्च करते थे, सो उस दौरान वो दूसरे व्यक्तियों को सिग्नल दिया करते थे। सो सिग्नल में बेसिकली वो एक गन को फायर कर देते थे या फिर ब्यूगल का साउंड निकालते थे। ब्यूगल एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सो उसको बजा के वो कॉमन पीपल को एक सिग्नल दिया करते थे कि अब हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में म्यूटिनी को लॉन्च करना है। सो अगर हम लोग म्यूटिनी या फिर रिवॉल्ट के पैटर्न की बात करें, सो हर एक जगह पे हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। सो सबसे पहले सिपॉयज के द्वारा बेल ऑफ आर्म्स को सीज कर लिया जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है, एंड उसके बाद ट्रेजरी को प्लंडर किया जाता है यानी कि उसको लूटा जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे कि जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम एंड बंगलोज, इन सारे ही बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया जाता है एंड सारे ही रिकॉर्ड्स को बर्न कर दिया जाता है। इस रिवॉल्ट के दौरान हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज में काफ़ी सारे प्रोक्लेमेशंस भी किए जाते हैं, घोषणा या फिर नोटिफिकेशन को भी जारी करवाया जाता है। सो इन सारी प्रोक्लेमेशन में सारे ही इंडियन पीपल को, चाहे वो हिंदू पीपल हो या फिर मुस्लिम पीपल हो, सारे ही इंडियन पीपल को बुलाया जाता है कि अब टाइम आ चुका है कि हमें एक साथ यूनाइट होना है, हमें एकत्रित होना है और हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना है। फिरंगियों को हमें अपने कंट्री से बाहर निकालना है, फिरंगियों को हमें मारना है। एंड ना सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कॉमन पीपल या फिर सिपॉयज रिवॉल्व कर रहे थे, बल्कि वे सारे ही लोग जो कि ब्रिटिशर्स से कनेक्टेड थे, जैसे कि मनी लैंडर्स या फिर रिच पीपल जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, सो उनके ऊपर भी अटैक किया गया। सो 1857 के रिवॉल्ट को देखकर एक ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा ये कहा गया दैट ब्रिटिश रूल कोलैप्स लाइक ए हाउस मेड ऑफ कार्ड्स, यानी कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो इस तरीके से कोलैप्स हो रहा है, वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है जैसे कि कार्ड्स यानी कि ताश के पत्तों से जो घर कोलैप्स होता है। सो कार्ड से घर बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बट पल भर में वो जो घर है वो बिखर जाता है। सिमिलरली उसी तरीके से ब्रिटिशर्स को भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था पूरे ही इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करने में, बट 1857 की रिवॉल्ट में उनका जो रूल था इंडिया में वो पल भर में कोलैप्स हो गया, पल भर में डिस्ट्रॉय हो गया। ना नेक्स्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बता रखा है। सो 1857 की रिवॉल्ट को काफ़ी सारे रानी, राजा, नवाब, तालुकदार, जमींदार, पीजेंट, ट्राइबल पीपल, ऑर्डिनरी मैन, वेमेन एंड रिलीजियस मैन के द्वारा लीड किया जा रहा था। सो नाउ अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। सो 1857 का रिवॉल्ट हमें अलग अलग शहरों में देखने को मिला। सो अलग अलग शहरों में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लीडर इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। जैसे कि जो पहले इंपॉर्टेंट लीडर है वो है बहादुर शाह सेकेंड। सो बहादुर शाह सेकेंड इस रिवॉल्ट के दौरान एक नॉमिनल मुगल एम्पायर थे, यानी कि वो सिर्फ नाम मात्र ही मुगल एम्पायर थे जो कि रेड फोर्ट में रहा करते थे। उनके पास जितना भी पावर था सो वो ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। सो बहादुर शाह सेकेंड उस दौरान बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे एंड वो शुरुआत में इस रिवॉल्ट को लीड करना भी नहीं चाह रहे थे, बट जब सिपॉयज के द्वारा बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया गया सो वो रेडी हो गए इस रेबेलियन के नॉमिनल लीडर बनने के लिए। सो बहादुर शाह सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे 1857 के रिवॉल्ट में। ना नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लीडर है वो है नाना साहेब। सो कानपुर शहर में रहने वाले जो सिपॉयज थे एंड जो कॉमन पीपल थे, सो उनके द्वारा नाना साहेब को सिलेक्ट किया गया एज देयर लीडर। सो नाना साहेब बेसिकली पेशवा बाजीराव सेकेंड के सक्सेसर थे। सो जब 1858 में ये रिवॉल्ट खत्म हो गया सो उसके बाद नाना साहेब नेपाल भाग जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ना थर्ड जो इम्पोर्टेंट लीडर थी इस रिवॉल्ट में सो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। सो झांसी की जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, सो उनको भी प्रेशराइज किया गया कि झांसी में वो इस रेबेलियन को, वो इस अपराइजिंग को लीड करे। फोर्थ इंपॉर्टेंट लीडर है कुंवर सिंह। सो कुंवर सिंह बेसिकली एक लोकल जमींदार थी इन अरा जो कि बिहार में है। सो बिहार में वो इस रिवॉल्ट को लीड करते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट लीडर है बिरजिस कद्र।
सो अवध जो कि लखनऊ में है, सो अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था नवाब वजीद अली शाह, सो ब्रिटिशर्स ने नवाब वजीद अली शाह को उनके थ्रोन से, उनके राजगद्दी से डिस्प्लेस कर दिया था एंड उनके स्टेट को यानी कि अवध को एनेक्स कर लिया था। सो लोगों के मन में इस चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। सो रिवॉल्ट के दौरान लखनऊ में रहने वाले जो लोग थे, सो उन्होंने ब्रिटिश कद्र को चूज़ किया एज देयर लीडर, जो कि नवाब के यंग सन थे। नाउ अगर हम लोग सिक्स इंपॉर्टेंट लीडर की बात करें, सो उनका नाम है गोनू। सो वो बेसिकली एक ट्राइबल कल्टिवेटर थे ऑफ सिंहभूम इन छोटा नागपुर। सो उनके द्वारा उस रीजन में रहने वाले जो कोल ट्राइबल पीपल थे, सो उन सारे पीपल को लीड किया गया उस जगह में, वो उस रेबिलियन को या फिर उस विद्रोह को लीड कर रहे थे। सेवंथ इंपॉर्टेंट लीडर है शाहमल। सो शाहमल भी 1857 के रिवॉल्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1857 की रिवॉल्ट की वो भी एक लीडर थे। सो शाहमल एक लार्ज विलेज में रहा करते थे इन परगना बरोड, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एंड अगर हम लोग 8 इंपॉर्टेंट लीडर की बात करें, सो उनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। सो 1857 की रिवॉल्ट में काफ़ी सारे मौलवीज ने भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भी इस रिवॉल्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंड इनको पॉपुलरली डंका शाह कहा जाता था, जिसका मतलब होता है मौलवी विद द ड्रम। सो ड्रम को ही यहाँ पे डंका कहा गया है। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। सो इस टॉपिक में हम लोग उन सारे र्यूमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह एंड प्रोफेसीज का मतलब होता है भविष्यवाणी। सो उस टाइम पीरियड के दौरान कुछ ऐसे र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज फैल रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे, जिसकी वजह से ही इवन जो कॉमन पीपल थे, सो वो भी अचानक से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करने लगे एंड 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने लगे। सो र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज भी एक इमीडिएट रीजन था जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट होता है। सो जो पहला र्यूमर है वो है बुलेट्स कोटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग। सो उस टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा आर्मी में एक न्यू इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इस राइफल का जो कार्ट्रेज था, सो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कार्ट्रेज क्या होता है। सो ये बेसिकली एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बुलेट होता है और एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है। सो इस कार्ट्रेज को चारों तरफ से कवर किया गया था। सो अगर आपको इस कार्ट्रेज के बुलेट को निकालना है, देन सबसे पहले आपको अपने दांतों से उसका जो ऊपर का कवरिंग है उसको निकालना है एंड उसके बाद ही आप बुलेट्स को गन में लोड कर सकते हो। सो उस टाइम पीरियड के दौरान यही एक अफवाह फैल गया था कि ये जो न्यू कार्ट्रेज है, सो इस कार्ट्रेज में कवरिंग को करने के लिए काव एंड पिग के फैट यानी कि चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सो जितने भी हिंदू एंड जो मुस्लिम सिपॉय पीपल थे, सो वो इस र्यूमर के ऊपर बिलीव कर रहे थे एंड इसी वजह से उनके द्वारा इस म्यूटिनी को लॉन्च किया गया अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स। सो ये एक इमीडिएट रीजन था जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट होता है। ना जो सेकेंड र्यूमर था वो ये था दैट बोन डस्ट ऑफ काउस एंड पिग्स इनटू द फ्लोर, यानी कि ये एक अफवाह फैल रहा था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्लोर यानी कि आटे में काव एंड पिग के बोन डस्ट को मिलाया गया है, उनके बोन्स के चूरन को मिलाया गया है एंड वही जो आटा है वो मार्केट में बेचा जा रहा है। सो इसके थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हिंदू एंड मुस्लिम पीपल के कास्ट एंड उनकी रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। सो ऐसा भी एक र्यूमर, एक अफवाह फैल रहा था। थर्ड जो र्यूमर था वो ये था दैट ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। सो उस टाइम पीरियड के दौरान लोगों के मन में एक डर था और एक शक था कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो ये सारे र्यूमर्स उस टाइम पीरियड के दौरान फैल रहे थे एंड ये सारे र्यूमर्स की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड उनके द्वारा 1857 के रिवॉल्ट को लॉन्च किया गया। ना नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ प्रोफेसीज यानी कि भविष्यवाणी की बात करें, सो एक ऐसा भविष्यवाणी उस टाइम पीरियड के दौरान स्प्रेड हो रहा था कि जिस टाइम पीरियड के दौरान बैटल ऑफ पलासी हुआ था, सो बेसिकली 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ था। सो ये एक भविष्यवाणी किया गया था कि बैटल ऑफ पलासी के 100 साल बाद यानी कि 1857 में ब्रिटिशर्स का जो रूल है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा। सो लोगों के मन में एक होप भी था कि ये भविष्यवाणी किया गया है, सो अगर हम लोग इस रिवॉल्ट को अच्छी तरीके से लीड करेंगे, सो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो इंडिया में खत्म हो जाए। एंड इसके अलावा उस टाइम पीरियड के दौरान और एक प्रोफेसी स्प्रेड हो रहा था कि एक बार एक खलासी ने एक सिपॉय को ये कहा था दैट यू विल सून लूज योर कास्ट एज ए लॉन्ग
you will have to bite cartridges covered with the fat of cow and pig. सो उनके द्वारा ये कहा गया था एक ब्राह्मण सिपाही को कि एक दिन तुम अपना जो कास्ट है उसको खो बैठोगे, एक दिन तुमको ऐसे कार्टरेजेस को अपने दांतों से चबाना होगा जिन सारे कार्टरेजेस को कवर करने के लिए काउस एंड पिग के फैट का इस्तेमाल किया जाएगा. सो ये सारे रीजंस 1857 के रिवॉल्ट की इमीडिएट कज बन गए. ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दैट व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द र्यूमर्स. सो आखिर कॉमन पीपल इन सारे अफवाहों के ऊपर क्यों बिलीव कर रहे थे. सो इसका मेनली 3 कारण है. सो पहला रीजन है रिफॉर्मेशन पॉलिसीज. सो उस टाइम पीरियड के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के लीडरशिप के अंडर में ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ ऐसे पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया था जिसका मेन एम था रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, यानी कि हमें इंडियन सोसाइटी को बदलना है. सो काफ़ी सारी न्यू चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़ एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन. इसके अलावा इंडिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को भी सेटअप किया गया जहाँ पे वेस्टर्न साइंस एंड लिबरल आर्ट्स को पढ़ाया जाता था. साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा सती प्रथा को भी एबॉलिश किया गया 1829 में. एंड इंडिया में जो हिंदू विडोज थी, जो विधवा थी, सो उनको रीमैरिज करने के लिए भी अलाउ किया गया. सो इन सारी चेंजेस को देखने के बाद कुछ ऐसे इंडियन पीपल थे जिनको ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स अब हमारे रिलीजन में, कल्चर में एंड कस्टम में इंटरफेयर कर रहे हैं. सो इसी वजह से लोगों के द्वारा उन सारे र्यूमर्स के ऊपर भी बिलीव किया जा रहा था. ना जो दूसरा रीज़न है वो है एनेक्सेशन ऑफ नेटिव स्टेट. सो ब्रिटिशर्स के द्वारा ना सिर्फ अवध को एनेक्स कर लिया गया था बल्कि और भी कई सारे ऐसे किंगडम्स एंड प्रिंसिपलिटीज थे जैसे कि झांसी एंड सतारा. सो उन सारे किंगडम्स को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया गया था. एंड थर्ड रीज़न है द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज. सो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा इंडिया में बहुत ही ज़्यादा क्रिश्चियनिटी रिलीजन को स्प्रेड किया जा रहा था एंड इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था. सो ये कुछ मेन रीज़न थे जिसकी वजह से लोगों के द्वारा इन सारे र्यूमर्स के ऊपर बिलीव किया जा रहा था. ना नेक्स्ट हमें सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बता रखा है. सो सब्सिडियरी अलायंस एक सिस्टम था जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1798 में. सो अगर कोई भी किंगडम ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस को साइन करता है, अगर कोई भी किंगडम ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडशिप करता है, देन उस किंगडम के रूलर को कुछ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जैसे कि पहला टर्म एंड कंडीशन ये था कि ब्रिटिशर्स अब रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट टू देयर पावर. यानी कि जो फ्रेंडली किंगडम है, सो उस फ्रेंडली किंगडम का जो राजा है उसको अगर कभी भी कुछ भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट फेस करना पड़ता है, सो सब्सिडियरी अलायंस को साइन करने के बाद अब ये ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब उस फ्रेंडली किंगडम को, उस फ्रेंडली किंगडम के राजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. दूसरा टर्म एंड कंडीशन ये था कि अब उस फ्रेंडली किंगडम के टेरिटरी में ब्रिटिशर्स के आर्म कंटिंजेंट को स्टेशन किया जाएगा, यानी कि ब्रिटिशर्स के आर्मी ग्रुप को रखा जाएगा. एंड उस आर्मी ग्रुप को मेंटेन करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज का ज़रूरत होगा, सो वो सारे रिसोर्सेज उस फ्रेंडली किंगडम के राजा के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा. साथ ही साथ अब वो जो एलाई किंगडम है, अगर उसको किसी भी दूसरे रूलर के साथ किसी तरीके का एग्रीमेंट करना है या फिर दूसरे किंगडम के साथ वारफेयर में इंगेज होना है, सो ये डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता है बल्कि उसको ब्रिटिशर्स का परमिशन लेना पड़ेगा. सो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन रखा गया था सब्सिडियरी अलायंस में. सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2, अवध इन रिवॉल्ट. सो इस टॉपिक में हम लोग अवध किंगडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो अवध किंगडम इस रिवॉल्ट का एक मेजर सेंटर बन चुका था. सो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किस तरीके से अवध किंगडम को एनेक्स कर लिया गया था. सो इस टॉपिक में हम लोग अवध किंगडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो अवध किंगडम इस रिवॉल्ट का एक मेजर सेंटर बन चुका था. सो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किस तरीके से अवध किंगडम को एनेक्स कर लिया गया था. सो 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध किंगडम को डिस्क्राइब किया गया था एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे. यानी कि अवध किंगडम एक ऐसा चेरी है जो कि एक ना एक दिन हमारे माउथ में, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर में ज़रूर इंक्लूड होगा. एंड 5 साल के बाद यही सेम चीज़ हमें देखने को मिलता है. सो 1856 में फॉर्मली अवध किंगडम को ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया गया, ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट बनाया गया. सो ब्रिटिशर्स के द्वारा 1801 में अवध किंगडम में सब्सिडियरी अलायंस को इम्पोज किया गया था. ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आखिर
ब्रिटिशर्स ने अवध किंगडम को क्यों एनेक्स कर लिया। अवध किंगडम के साथ उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था, बट इसके बावजूद भी उन्होंने खुद अवध किंगडम को क्यों एनेक्स कर लिया। पहला रीजन है कि अवध किंगडम का जो सॉइल था वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। इस वजह से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम लोग डायरेक्टली अवध किंगडम के ऊपर रूल करें और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। एंड इसके अलावा 1850s तक इंडिया में जितने भी मेजर एरियाज थे, जैसे कि मराठा लैंड्स, द दुआब, द कार्नेटिक रीजन, पंजाब एंड बंगाल, इन सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, कॉन्क्वेयर कर लिया था। जब 1856 में अवध किंगडम को टेक ओवर कर लिया गया, ब्रिटिशर्स का ये जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन का प्रोसेस था, ये कंप्लीट हो गया। इन सारे रीजन की वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध किंगडम को एनेक्स कर लिया गया था। ना नेक्स्ट हमें लोगों के रिस्पॉन्स के बारे में बता रखा है अबाउट द एनेक्सेशन ऑफ अवध। लॉर्ड डलहौजी का ये जो एनेक्सेशन था, इसकी वजह से ना सिर्फ अवध में रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, बल्कि वे सारे एरियाज एंड प्रिंसिपैलिटीज जिसको पहले ही एनेक्स कर लिया गया था, उन सारे एरियाज एंड प्रिंसिपैलिटीज में रहने वाले लोग भी बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे लॉर्ड डलहौजी के एनेक्सेशन से। अवध को एनेक्स करने के बाद सबसे पहले अवध के जो नवाब थे, जिनका नाम था नवाब वजीद अली शाह, उनको डिथ्रोन किया गया, यानी कि उनको उनके राजगद्दी से हटाया गया एंड उनको कलकत्ता भेज दिया जाता है, ये कह के कि आप इस रीजन को यानी कि अवध को अच्छी तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहे हो। नवाब वजीद अली शाह एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रूलर थे। अवध में रहने वाले लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एंड जब वो लखनऊ में अपनी वाइफ को छोड़ के कलकत्ता जा रहे थे, उस दौरान उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे जो कि उनको फॉलो करते करते कानपुर तक पहुंच गए थे। एंड वे सारे फॉलोअर्स दुख में बहुत ही ज़्यादा सैड सॉन्ग गा रहे थे। नवाब वजीद अली शाह एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रूलर थे। नेक्स्ट में बता रखा है अबाउट व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध को एनेक्स करने के बाद हमें क्या नतीजा देखने को मिलता है। अवध के एनेक्सेशन के बाद ना सिर्फ अवध में रहने वाले जो प्रिंस एंड जो पीजन थे वो बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, बल्कि अवध में रहने वाले जो तालुकदार एंड इवन जो सिपाहीज थे, उनको भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। खासकर इस टॉपिक में हम लोग तालुकदार्स एंड सिपाहीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग तालुकदार्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिटिशर्स के आने से पहले अवध में रहने वाले जो तालुकदार्स थे, वो लोग अपने खुद की आर्म फोर्सेस को मेंटेन करते थे, अपने खुद के फोर्ट्स को बनाते थे एंड वो लोग अपने अपने एरियाज में बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी कि पावर को भी इंजॉय करते थे, जब तक वो नवाब के सुज़ेरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे, यानी कि नवाब के अंडर में रहते थे एंड टाइम टू टाइम नवाब को रेवेन्यू पे किया करते थे। बट जब अवध किंगडम को एनेक्स कर लिया गया, इमीडिएटली तालुकदार्स को सबसे पहले डिसआर्म किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। उनके पास जो फोर्स था उसको बैन कर दिया गया एंड उनके फोर्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड अवध को एनेक्स करने के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा फर्स्ट टाइम 1856 में अवध में रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको समरी सेटलमेंट कहा जाता है। ये एक तरीके का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था एंड इसका मेन एम था तालुकदार्स को रिमूव करना। समरी सेटलमेंट में हमें डायरेक्ट लिंक देखने को मिलता है बिटवीन द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द पीजेंट्स। तालुकदार्स का जो रोल था, उनका जो पोजीशन था, उस पोजीशन से तालुकदार्स को रिमूव कर दिया गया। ना नेक्स्ट अगर हम लोग सिपाहीज की बात करें, सिपाहीज को भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे। सबसे पहले तो सिपाहीज का जो पेमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा लो था एंड अगर सिपाहीज को छुट्टी चाहिए होता था, छुट्टी लेने में भी उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता था। 1820s के डिकेड में जो वाइट ऑफिसर्स थे, वो लोग इंडियन सिपाहीज के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते थे, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करते थे। बट जैसे ही 1840s का डिकेड आता है, वाइट ऑफिसर्स एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को डेवलप करने लगे। वो अपने आप को सिपाहीज से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझने लगे एंड सिपाहीज के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत ट्रीटमेंट करने लगे। वो सिपाहीज को अपने से बहुत ही ज़्यादा छोटा यानी कि इन्फेरियर समझने लगे। वाइट ऑफिसर्स सिपाहीज को बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, गाली गलौज करते थे एंड फिजिकल वायलेंस भी करते थे। इन सारे रीजंस की वजह से सिपाहीज एंड उनके वाइट ऑफिसर्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। जब ये सारी चीज़ें हद से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, फाइनली सिपाहीज के द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक म्यूटिनी को लॉन्च किया गया। विद दिस टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट होता है। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, व्हाट द रेबल्स वांटेड, यानी कि आखिर ये सारे जो रेबल पीपल थे वो चाहते क्या थे इस रेबिलियन को करके, इस विद्रोह को करके। पहला है रेबल्स वांटेड टू रीस्टोर द प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट, यानी कि रेबल्स ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में जो यूनिटी था, उसको हम लोग रीस्टोर करें।
सो रेबेलियन के दौरान जितने भी रेबल प्रोक्लेमेशंस किए जा रहे थे 1857 में, यानी कि जितनी भी घोषणाएं की जा रही थी, सो उसमें बार बार इंडिया में रहने वाले हर एक सेक्शन ऑफ पीपल से अपील किया जा रहा था, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है और किसी भी क्रीड यानी कि किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है। यानी कि हमें बार बार प्रोक्लेमेशंस में ये देखने को मिला कि मुस्लिम एंड हिंदू पीपल के बीच में यूनिटी की बात की जा रही थी। सो 1857 के रिबेलियन को एक ऐसे वार के रूप में देखा जाने लगा जिसमें अगर जीत होती है सो हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल दोनों का ही जीत होगा, एंड अगर हार होता है सो हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल दोनों का ही हार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेबल्स वांटेड टू स्टेबलाइज अ मोर एगलिटेरियन सोसाइटी। सो रेबल पीपल एक इक्वल सोसाइटी को स्टेबलाइज करना चाहते थे। सो इस रिवॉल्ट के दौरान लोगों से ये अपील किया जा रहा था कि हमें एक साथ यूनाइट होना है, ना सिर्फ हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना है बल्कि हमें अपने लाइवलीहुड को सेव करने के लिए फाइट करना है, अपने फेथ, अपने ऑनर और अपने आइडेंटिटी को सेव करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए फाइट करना है, हमें ग्रेटर पब्लिक गुड के लिए फाइट करना है, हमें एक इक्वल सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए फाइट करना है। सो काफी सारी जगहों में हमें ये देखने को मिला कि ये जो रेबेलियन था, ये जो विद्रोह था, ये ना सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो रहा था बल्कि वे सारे लोग जो कि ब्रिटिशर्स से कनेक्टेड थे, ब्रिटिशर्स के दोस्त थे, सो उन सारे लोगों के अगेंस्ट में भी इस विद्रोह को किया जा रहा था। सो काफ़ी सारे विलेजेस में रहने वाले जो मनी लैंडर्स थे, सो उनके हाउसेस को रेबल पीपल के द्वारा लूटा गया एंड उनके अकाउंट बुक्स को बंद कर दिया गया। सो इस तरीके से रेबल पीपल एक ज़्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी को क्रिएट करना चाह रहे थे। एंड थर्ड पॉइंट है रेबल्स वांटेड टू रीस्टोर द प्री ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द 18th सेंचुरी। सो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सो उसी सिस्टम को रेबल पीपल रीस्टोर करना चाह रहे थे। सो एक बार जब ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो कोलैप्स हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स में, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर में, सो इन सारे टाउन्स में रहने वाले जो रेबल पीपल थे वो एक तरीके के अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। सो इन सारे शहरों में हमें ये देखने को मिला कि रेबल पीपल के द्वारा पुराना जो पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान चल रहा था, सो उस पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को ही रीस्टोर किया गया। सो लीडर्स के द्वारा वो जो कोर्ट का कल्चर था, एक राज दरबार का जो कल्चर था जो कि हमें मुगल पीरियड में देखने को मिल रहा था, सो उसी कल्चर को दोबारा से रेबल पीपल के द्वारा रीस्टोर किया गया। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, रिप्रेशन। सो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किस तरीके से 1857 की रिवॉल्ट को क्रश कर दिया गया, उसको दबाया गया। सो पहला तरीका है लीगल मेजर्स। सो इस रिवॉल्ट के दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी सारे एक्ट्स को पास किया गया मई एंड जून के महीनों में, एंड इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पूरे ही नॉर्थ इंडिया में मार्शल लॉ को भी इम्पोज किया गया, नॉर्थन इंडिया में मिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया, एंड जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, इवन जो ऑर्डिनरी ब्रिटॉन्स थे यानी कि ऑर्डिनरी जो ब्रिटिश पीपल थे, सो उनको भी ये पावर दिया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पे आपको शक होता है कि ये एक रेबेलियन हो सकता है, ये एक विद्रोही हो सकता है, सो उसको आप खुद पनिश कर सकते हो। एंड उस दौरान लॉ एंड ट्रायल का जो ऑर्डिनरी प्रोसेस था, सो उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। सो बहुत ही ब्रूटल तरीके से 1857 की रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया। दूसरा तरीका है मिलिट्री एक्शन। सो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिल्ली को रिकॉन्क्वेयर किया गया। सो दिल्ली को दोबारा से कॉन्क्वेयर करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कलकत्ता से एक फोर्स को नॉर्थन इंडिया की तरफ भेजा गया एंड दूसरे फोर्स को पंजाब से दिल्ली की तरफ भेजा गया। सो दोनों तरफ से दिल्ली के ऊपर अटैक किया गया दिल्ली को रिकॉन्क्वेयर करने के लिए। इसके अलावा गंगेटिक प्लेन्स के रीजन को भी रिकॉन्क्वेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा मिलिट्री एक्शन को लिया गया था, बट ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस था। सो ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया गया था 1857 के रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए। एंड थर्ड तरीका है डिप्लोमेटिक मेजर। सो ब्रिटिशर्स के द्वारा इवन ट्राई किया गया था कि लोगों के बीच में ये जो यूनिटी है, हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में जो यूनिटी है, या फिर लैंडलॉर्ड एंड पीजन्स के बीच में जो यूनिटी है, जिसके थ्रू लोगों को ताकत मिल रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, सो इस यूनिटी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो ब्रिटिशर्स ने बिग लैंड होल्डर्स को प्रॉमिस किया कि अगर आप इस रिवॉल्ट में हमारे साइड होते हो, सो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके सारी जो स्टेट्स है उसको वापस कर देंगे। सो जो रेबल लैंड होल्डर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, सो उनको उनके लैंड से बेदखल किया गया। एंड ऐसे लैंड होल्डर्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, सो उनको इसके बदले में बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड वगैरह दिया गया। सो विद दिस टॉपिक नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। सो इस तरीके से 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया।
ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5, इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट। सो इस टॉपिक में हमें काफ़ी सारे इमेजेस दे रखे हैं जो कि 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड है। सो इस टॉपिक को अगर मैं इस वीडियो में समझाने जाऊंगी देन ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो टॉपिक नंबर 5 को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि उस वीडियो के थ्रू आप टॉपिक नंबर 5 को अच्छी तरीके से समझिए। मैंने पिक्चर्स के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। सो इस टॉपिक को शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ आप डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को ही देख लीजिए। सो इस टॉपिक में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स के बारे में बता रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलीफ ऑफ लखनऊ जो कि थॉमस जोन्स बाकर के द्वारा पेंट किया गया था 1859 में। दूसरा है इन मेमोरियम जो कि जोसेफ नेओल पैटर्न के द्वारा पेंट किया गया था। सो इन दोनों पेंटिंग्स के अलावा आपको इस टॉपिक में और भी काफ़ी सारे पेंटिंग्स मिलेंगे। सो प्लीज़ आप उस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ना जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का वो है नेशनलिस्ट इमेजरीज ऑफ द रिवॉल्ट। सो 1857 का ये जो रिवॉल्ट था, सो इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा। सो इस रिवॉल्ट के जो लीडर्स थे उनको हीरोइक फिगर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, उनको फ्रीडम फाइटर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया अगेंस्ट द ऑप्रेसिव इम्पेरियल रूल। एंड अगर हम लोग खासकर झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, सो उनकी बहादुरी से रिलेटेड हमें काफ़ी सारे हीरोइक पोएम्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से वो एक हाथ में तलवार को पकड़ती है और दूसरे हाथ में वो अपने घोड़े के लगाम को संभालती है, एंड किस तरीके से वो अपने मदरलैंड के फ्रीडम के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करती है। सो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक बहुत ही अच्छा पोएम को लिखा गया है, एंड उसकी कुछ लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि एक मैन की तरह बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ झांसी की जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, सो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करती है। सो इस रिवॉल्ट में जितने भी जो लीडर्स थे जो कि इस रिवॉल्ट में शहीद हो गए, सो वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए उन सारे लीडर्स के लिए जिन्होंने दोबारा से 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फ्रीडम मूवमेंट को लॉन्च किया था। सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इस चैप्टर के अलावा अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री की दूसरी किसी भी चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है या फिर वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारी वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है, सो सारे वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।